नमस्कार, डॉक्टर प्रतिभा चौहान। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे रीतिकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रश्नों को लेकर। रीतिकाल की पृष्ठभूमि, रीतिकाल की विशेष प्रवृत्तियों पर मैं आपको पहले व्याख्यान दे चुकी हूँ और आप पुस्तकों में से भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो परीक्षा के मद्देनजर रीतिकाल की पृष्ठभूमि पर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, इसके बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे और किस तरह से आपको इन प्रश्नों के उत्तर जो है तैयार करने हैं। तो पहला प्रश्न बनता है रीतिकाल की पृष्ठभूमि पर कि रीतिकाल के निर्माण के समय कौन कौन सी विशेष परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, चाहे हिंदी का साहित्य हो या किसी भी भाषा का साहित्य, उसके निर्माण के पीछे जब हम उसका अध्ययन, विश्लेषण, आकलन करते हैं तो उसकी परिस्थितियों का जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि किसी भी समय का साहित्य युगीन परिस्थितियों का, युगीन चित्तवृत्तियों का, युगीन मनोभावों का जो है चित्रण होता है और इन सब का जो है साहित्य में जो है स्वर मुखर होता है। इसलिए उस समय की परिस्थितियों का जानना बहुत जरूरी है। जब हम रीतिकाल की परिस्थितियों की बात करते हैं तो हम इसमें बताएंगे कि उस समय किस तरह की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियां थी जिनके मध्य इस काल का निर्माण हुआ, इसमें साहित्य रचा गया। तो सबसे प्रथम बात करते हैं हम रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां। राजनीति किसी भी समय का अहम हिस्सा होती है और रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें तो जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में उनकी जो है आप कहेंगे कि राजनीति के प्रति उनकी उदासीनता थी और केंद्रीय शासन, उन्होंने राज्य विस्तार की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस कारण केंद्रीय शासन धीरे धीरे कमजोर होता चला गया और औरंगजेब का शासन आते आते दक्षिण में मराठा, पंजाब में आप कहेंगे सिख और राजस्थान में राजपूत ने अपनी धीरे धीरे पैठ बना ली और इस तरह से पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में बंट गया और राजनीतिक रूप से अस्थिर हो गया। विभिन्न बाहरी आक्रमणों और फिर धीरे धीरे से अंग्रेजों के आने से देश की स्थिति और भी बदतर होती चली गई। तो ये सब आप किसमें लिखेंगे विद्यार्थियों? राजनीतिक परिस्थितियों में। अब बात आती है सामाजिक परिस्थिति। सामाजिक परिस्थिति की आप लिखेंगे कि यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति को चरितार्थ करते हुए उस समय पूरे समाज में अराजकता फैली हुई थी। समाज अनेक सारी कुरीतियों का शिकार हो गया था, जिनमें आप कहेंगे बहु विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, ऐसी अनेक कुरीतियां समाज के अंदर घर कर गई थी और समाज का जो नैतिक हनन है वो लगातार होते जा रहा था। गरीब का चरित्र हनन और जो है आप कहेंगे अमीर का चरित्र हनन और गरीब का नैतिक हनन दोनों होते जा रहे थे। उसके बाद बात आती है हमारी धार्मिक परिस्थितियां। धर्म के क्षेत्र में बहुत सारी कुवृत्तियां पूरे समाज में फैल चुकी थी और पूरा समाज आप कहेंगे कि मतलब समाज का हिस्सा राधा और कृष्ण के नाम पर विलासिता में डूबा हुआ था। जो हमारे धार्मिक जो है धार्मिक स्थल जो थे वो किसका केंद्र बन गए थे? कुत्सित काम वासनाओं का केंद्र बन गए थे और औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता के कारण पूरे देश में जो है माहौल, हिंदू और मुस्लिम के बीच का माहौल जो है खराब हो गया था और धार्मिक असहिष्णुता जो है पूरे देश में फैल गई थी। तो इस तरह से आप इन सारी परिस्थितियों का वर्णन करेंगे और अगर छोटा प्रश्न आता है तो उसमें कोई भी एक परिस्थिति आपको आएगी जिसका आपको एक परिस्थिति का विस्तृत रूप से वर्णन करना होगा। अब दूसरा प्रश्न हमारा बनता है रीतिकाल की पृष्ठभूमि को लेकर कि रीतिकाल का समय निर्धारण क्या है और इसको किन किन आलोचकों ने किन किन नामों से इसको कौन कौन से नाम आलोचकों के द्वारा इसको दिए गए, उन पर प्रकाश डालिए। तो हम इसमें लिखेंगे कि आचार्य शुक्ल के द्वारा रीतिकाल को 1700-1900 तक के समय में विभाजित किया गया। इसको हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं। और अगर हम इसके नाम की बात करें तो मिश्र मिश्र बंधुओं ने जो पुस्तक लिखी थी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में, गारसा दत्त आसी आए, उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन आए और फिर मिश्र बंधु विनोद ने इसको अलंकृत काल की संज्ञा दी और 1700 से 1900 तक का समय विभाजित किया। तो अलंकृत काल, जब हम इसको विभिन्न आलोचकों के द्वारा रीतिकाल के नाम की बात करते हैं तो अलंकृत काल किसने दिया? मिश्र बंधु विनोद ने। उसके पीछे उनका तर्क ये था कि इस काल में जो साहित्य रचा गया उसमें अलंकारों का
जो है जोड़ता अलंकार प्रमुख काव्य रचा गया। लेकिन हालांकि आचार्य शुक्ल ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपरोक्ष रूप से तर्क दिया कि अलंकार भी रीति का ही एक अंश है, इसलिए इसको रीति काल की संज्ञा दी जानी चाहिए। उसके बाद श्रृंगार काल। श्रृंगार काल नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और इसके पीछे उनका यही तर्क था कि इस काल में हम भी देखते हैं कि श्रृंगारिक रचनाएं बहुत हुई, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर, और संयोग वियोग श्रृंगार के सभी पक्षों पर इस युग में काव्य लिखा गया। लेकिन हम इसको श्रृंगार काल कहकर पद्माकर, भूषण और सूदन जैसे जो हमारे वीर रस के कवि थे उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए श्रृंगार काल भी इस वजह से थोड़ा अस्वीकार रहा। उसके बाद कला काल नाम दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, और उन्होंने कहा कि इस युग में कला के क्षेत्र में विभिन्न विकास हुए, लेकिन क्या भाव पक्ष का काव्य नहीं लिखा गया, इसलिए भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए इस नाम को भी इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हालांकि रीति शब्द को पहली बार मिश्रबंधु विनोद ने भी रीति का जिक्र किया था अलंकार का अलंकृत काल कहते हुए, और उसी को उठाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीति काल की संज्ञा दी, और उन्होंने कहा कि इस काल में जो साहित्य रचा गया उसमें जो है काव्य निरूपण के विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखते हुए लक्षण और लक्ष्य ग्रंथों का निर्माण किया गया, जिनमें रस, ध्वनि, श्रृंगार सभी प्रमुख थे, और इसलिए हम इसको रीतिकाल कहते हैं। और आज भी वृत्त स्तर पर रीतिकाल का नाम स्वीकार किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस तरह से इन दोनों प्रश्नों को करेंगे, और इसके साथ मैंने आपके लिए छोटे प्रश्न भी भेजे हैं, उनको भी आप तैयार करेंगे और अपने अपने महाविद्यालय के प्रोफेसर को इन प्रश्नों को लिखकर प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।